एवरीवन, वेलकम टू टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल। बच्चों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें यूपी बोर्ड इलाहाबाद मैथ्स मॉडल पेपर 2022 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं जिसके 6 पार्ट्स हैं। ये रहे उनके पार्ट्स, आप एक बार देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 का ए है ये। उसके बाद बी सॉल्व करेंगे, इसके बाद सी, डी, ई और एफ। ये हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे कि आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ टीच मी मैथ्स एंड जीएस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए में कह रहा है कि विच वन इज़ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। इसमें से कौन सा को प्राइम नंबर है ये हमको छांटना है, या निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है ये निकालना है। तो आपको बता दें, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी जब उनके फैक्टर किए जाएं और उसके बाद उन दोनों के या 3 के फैक्टर निकाले जाएं तो कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। तो कहा जाता है कि ऐसे फैक्टर सहअभाज्य या ऐसे नंबर सहअभाज्य नंबर होते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले ऑप्शन नंबर 1 को चेक कर लेते हैं कि क्या ये को प्राइम है। ऑप्शन नंबर 1 है 14, 35। तो चेक करते हैं क्या ये को प्राइम है। तो आइए देखते हैं। 14 के फैक्टर करते हैं तो 14 के फैक्टर हो जाएंगे। 14 1 से चला जाता है, 1 से तो हर नंबर जाता है, इसलिए 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है। इसके अलावा 2 से भी 14 का डिवाइड हो जाता है तो 2 इसका फैक्टर हुआ। इसके बाद 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से भी डिवाइड नहीं होता, 6 से भी नहीं होता और 7 से डिवाइड हो जाता है। तो 7 इसका एक फैक्टर हुआ। और उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 और उसके बाद कोई भी नहीं होता और 14 होता है। तो आखिरी इसका फैक्टर 14 हुआ। अब 35 चेक करते हैं कि 35 किससे डिवाइड होगा। तो 35 1 से तो डिवाइड होगा ही, जैसा कि अभी हमने बताया कि 1 से हर नंबर डिवाइड होता है तो 1 से ये भी डिवाइड होगा। इसके अलावा 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 5 7 जा तो 5 से डिवाइड हो गया। 6 से नहीं होगा लेकिन 7 से हो जाएगा। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 किसी से भी नहीं होगा लेकिन 35 से हो जाएगा। तो एक फैक्टर इसका 35 हो गया। अब देखते हैं इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे। तो इन दोनों में देख लीजिए कि क्या कॉमन निकल के आ रहा है, वही इसका कॉमन फैक्टर होगा। तो अगर आप ऊपर और नीचे को ध्यान से देखो तो ऊपर से आपको 1 एक कॉमन मिल रहा है, दोनों में है। देखिए 1 कॉमन मिल रहा है और दूसरा कौन सा नंबर मिल रहा है? दूसरा मिल रहा है 7। तो इसका कॉमन फैक्टर 1 और 7 हुआ, 1 और 7। तो अभी अभी हमने बताया वो नंबर सहअभाज्य नहीं होता या वो को प्राइम नहीं होता जिसके 1 के अलावा भी फैक्टर हों। तो 1 के अलावा यहाँ पर 7 भी एक फैक्टर हो गया है। इस वजह से ये वाला नंबर यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। आइए अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 को चेक करें। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? 18 और 25। 18 और 25 को चेक करते हैं और 18 को देखते हैं कि 18 के कितने कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो 18 लिखिए। 18 1 से तो जाएगा ही, 1 इसका एक फैक्टर हुआ, दूसरा 2 से भी जाएगा, 3 6 जार 18 होता है, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से चला जाएगा, 6 3 जा 18 होता है। उसके बाद 7 8 9 10 11
9 से चला जाएगा, 9 2 ज़ा 18 होता है। इसके बाद 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 13 14 15 16 17 और उसके बाद 18 से इसका डिवाइड चला जाएगा। ये इसके फैक्टर हुए। अब 25 चेक करते हैं। देखिए 25 को अगर आप चेक करें तो 25 1 से जाएगा, इसके बाद जाएगा ये 5 से, और इसके बाद 3 4 5 6 7 से किसी से नहीं जाएगा, और ये 25 से ही सिर्फ जाएगा। ये इसके फैक्टर हुए। अब अगर आप इसके कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर इसके आएंगे, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर सिर्फ 1 और 1 दोनों ऊपर नीचे है, इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा नंबर नहीं है जो ऊपर नीचे दोनों में हो, तो इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। तो कॉमन फैक्टर 1 आया। तो अभी अभी हमने आपसे बताया कि जिसका कॉमन फैक्टर 1 आ जाता है वही सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं या को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसका मतलब आपका इसमें आंसर कौन सा सही होगा? इसमें आपका आंसर सही होगा सेकंड। अब आपको बताते हैं कि इस आंसर को लिखा कैसे जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि हमने जो कुछ भी सॉल्व किया है उसको आप फेयर कॉपी पे सॉल्व नहीं करेंगे, यानी फेयर जगह पे सॉल्व नहीं करेंगे एग्जामिनेशन कॉपी में, बल्कि उसको रफ़ पेज के ऊपर सॉल्व करेंगे। जो आप एक रफ़ पेज सबसे लास्ट में कॉपी के बनाएंगे, वहाँ पे इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और फेयर पेज पे सिर्फ आंसर लिखा जाता है। तो आपको आंसर कैसे लिखना है ये ध्यान दीजिएगा। आप लिखेंगे आंसर ANSWER आंसर, और आंसर इसका कौन सा सही है? सेकंड सही है, तो नंबर सेकंड डाल देंगे। जैसा आपके पेपर पे डला होगा वही बिल्कुल नंबर डालेंगे। सेकंड पढ़ा है तो सेकंड डाल दिया, और जो आंसर सही है उस आंसर को भी लिख देंगे, यानी 18,25 भी लिख दें। ये आपका सही आंसर लिखने का तरीका है। इस तरह से आप अपनी कॉपी पे आंसर लिखेंगे। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के प्रोडक्ट निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 3x² - 4x = 0। हिंदी में है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल बताइए। तो इनके मूलों का गुणनफल निकालना है। तो देखिए मूलों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन आपके पास है 3x² - 4x = 0। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दीजिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। इससे कंपेयर कर दीजिए। अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आप देखें a की जगह पर इसमें 3 लिखा हुआ है, और b की जगह पर देखिए आपकी मेन इक्वेशन में -4 लिखा हुआ है, और c की जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं है, c वाला टर्म ही नहीं है। तो आपको मालूम हुआ कि a = 3 है, b = -4 है, और c = 0 है। तो आइए लिख देते हैं। a की वैल्यू आ गई है 3, और b की वैल्यू आ गई है -4, और c की वैल्यू आ गई है 0। तो ये वैल्यू हमने a b c की निकाल ली। अब मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है, अगर मूल को अल्फ़ा बीटा मान लिया जाए तो अल्फ़ा × बीटा = होता है c/a। अब यहाँ पर आपने c a b c निकाल लिया है, तो c की वैल्यू देखिए 0 निकाली है, तो c की जगह पे 0 पुट कीजिए, अपॉन a की वैल्यू देखिए 3 निकाली है, तो a की जगह पे 3 पुट कीजिए, और 3 से 0 में डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा है? इसका सही आंसर है 0। तो फर्स्ट आंसर सही है। और इसको आप कॉपी पे कैसे लिखेंगे? आंसर फर्स्ट 0 इस तरह से लिख देंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन ए में बताया। आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट का सी देखते हैं। तो फर्स्ट का सी क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से ये बताना है कि समरूप त्रिभुजों की विशेषता किसमें है। समरूप त्रिभुजों की विशेषता किसमें है। हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी है के बाद ए भी बना हुआ है, उस ए को काट देते हैं, है की है ये।
तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? नंबर 1 ऑप्शन है इट्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और दूसरा ऑप्शन है इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और थर्ड ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। एक ऑप्शन है, दूसरा है संगत कोण बराबर होते हैं, और तीसरा है उपयुक्त दोनों सही हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, और फोर्थ का आंसर है कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो आइए देखते हैं कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। पहले इसको आपको बता देते हैं। तो एक मान लीजिए त्रिभुज है ये कोई, जिसका नाम हम रखते हैं ABC, और एक त्रिभुज और लेते हैं। ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है जिसका नाम हम रखते हैं DEE और F। तो ऐसे त्रिभुज जो देखने में एक जैसे लगते हैं उनको हम लोग समरूप त्रिभुज कहते हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इनकी प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि इनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपातिक होती हैं। अब संगत भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? तो जैसे AB है, तो AB की जो संगत भुजा है वो है DE, तो AB अपॉन DE ये बराबर होगी किसके? AC आपकी ये रही AC, और इसकी संगत भुजा हुई DF, मीन्स AC अपॉन DF के, और उसके बाद तीसरी वाली भुजा है आपके पास BC, एक त्रिभुज में BC है और दूसरे त्रिभुज में EF है, मीन्स BC अपॉन EF, ये आपस में समानुपातिक होती हैं। तो इसका पहला वाला ऑप्शन तो सही है। अब दूसरे वाले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि इसके संगत कोण बराबर होते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, इसके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण B बराबर होगा कोण E के, एंगल B इज इक्वल टू होगा एंगल E के। इसी प्रकार एंगल A एक त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज का वही वाला कोण, यानी ये ऊपर वाला, तो ये भी ऊपर वाला एंगल D के बराबर होगा। और इसी प्रकार आगे अगर आप देखो तो एंगल कौन सा बच गया? B हो गया। अब एंगल C बच गया, CF के बराबर होगा। एंगल C इज इक्वल टू होगा, एंगल C इज इक्वल टू होगा एंगल F के। ये भी प्रॉपर्टी होती है किसकी? समरूप त्रिभुज की। तो ये दो प्रॉपर्टी होती हैं। तो आपके दो आंसर सही हैं, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, यानी जो सही आंसर आप लगाएंगे निशान तो वो होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, उपयुक्त में से दोनों, जो ऊपर दो लिखे गए हैं वो दोनों आंसर सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका D। इसमें कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30, इसकी वैल्यू निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आइए पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन है cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30। क्वेश्चन ये उतार लिया हमने और अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यू याद नहीं है तो मेरा एक वीडियो है जिसमें हमने ये बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को कैसे याद किया जाता है। वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को देख लें और आप आसानी से सिर्फ 2 मिनट में ही इस ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को बनाना सीख जाएंगे। तो आइए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 √3 में मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ जाएगा, और नीचे है 2 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 4 आ जाएगा, माइनस इसी तरह से दूसरी तरफ देखते हैं तो √3 और 1 में मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा √3, और 2 को मल्टीप्लाई करना है तो 4 आ जाएगा। तो एक तरफ आ गया √3/4 प्लस का और दूसरी तरफ आ गया √3/4
4 माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका भी ऑप्शन ए सही है, 0, 1 सही है, 0। आइए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले एक बार हम आपको फिर से याद दिला दें कि आप किस तरह से आंसर लिखेंगे। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, फिर से हम आपको एक बार बता रहे हैं कि क्वेश्चन को फेयर पर सॉल्व नहीं करना है, बल्कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आपको रफ पे सॉल्व करना है और कॉपी पे सिर्फ आंसर लिखना है। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, लिखेंगे आंसर और कौन सा सही है, फर्स्ट सही है, फर्स्ट लिख देंगे और जो आंसर होगा वो भी लिख देंगे, 0 लिख देंगे। इस तरह से कॉपी पे लिखना है। आइए क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है, विच वन इज नॉट सेंट्रल टेंडेंसी? निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है आपको छांटना है। तो आपने सांख्यिकी पढ़ी है और उस सांख्यिकी में आपने 3 चीज़ें पढ़ी थी, मॉड और मीडियन, मीन, मीडियन और मॉड। ये सब के सब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हैं और आपसे पूछा गया कौन सी नहीं है। तो आपका जो सही आंसर है वो है 4th स्टैंडर्ड या मानक विचलन। ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, यानी सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है ये। तो ये इसका आंसर सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ। तो क्वेश्चन नंबर एफ है, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स, और वो 2 पॉइंट्स हैं आर 0, -8 और 0, -8, 0 और 0, -8। ये 2 पॉइंट दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि इनके मिड पॉइंट निकालिए। हिंदी में देखिए कि 2 बिंदु के निर्देशांक -8, 0 और 0, -8 हैं। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, उसके बाद निकाल सकते हैं। तो पहले हम सवाल लिखे ले रहे हैं। तो क्वेश्चन में जो 2 बिंदु दिए हैं पहले हम उसको लिख लेते हैं। वो 2 बिंदु दिए हैं 0, -8, 0 और दूसरा वाला दिया है 0, -8। ये 2 बिंदु दिए हैं। इस 2 बिंदु से आपको मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है मिड पॉइंट इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2, और दूसरा पॉइंट होता है इसका y2 प्लस y1 अपॉन 2। यहाँ पर आपको x2 x1 और y2 y1 की वैल्यू रखनी है। अब x2 x1 और y2 y1 कहाँ हैं? तो ये दोनों इस बिंदुओं पर हैं जो बिंदु दिए थे। तो पहले वाली बिंदु को हम बोलते हैं x1 और दूसरा पॉइंट इसका होता है y1। इसी तरह से इधर देखिए तो यहाँ पर ये होगा x2 0 और y2 होगा -8। ये 2 बिंदु हो गए आपके पास। इन 2 बिंदुओं की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए। तो x2 की वैल्यू देखिए 0 है, 0 रख दी, और x1 की वैल्यू -8 है। आपको दिख रही होगी x1 की वैल्यू, ये रही -8। तो -8 जब यहाँ प्लस में रखेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे रखा माइनस और x1 की वैल्यू हो गई 8 अपॉन नीचे वाला 2 रख दिया, कॉमा y2 की वैल्यू देखिए -8 है, आपको दिख रही है -8, ये रही -8। और उसके बाद y1 की वैल्यू भी आपको दिख रही है, y1 की वैल्यू है 0। यहाँ पे 0 पुट करेंगे y1 की जगह पे तो ये आ जाएगा +0 अपॉन 2। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 में -8 माइनस करोगे तो इधर कर रहे हैं, देखिए यहाँ कर रहे हैं तो कितना बचेगा, -8 बचेगा, -8 अपॉन 2। और दूसरी तरफ वाला -8 + 0 है, ये भी आपस में घटेगा तो बचेगा -8 अपॉन 2। अब 2 से अगर आप 8 कैंसिल करोगे तो 2 4 ज़ार 8 कैंसिल हो जाएगा, और दूसरी तरफ भी 2 4 ज़ार 8 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बच जाएगा -4, और दूसरा वाला पॉइंट भी बच जाएगा -4। ये -4 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर सही है।
तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसमें है -4, -4, ये इसका आंसर सही है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।